कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ड्रिंक के नशे में रोड पर चल रही थी। दूसरी तरफ हमें एक लड़के होडू को दिखाया जाता है जो कि एक शॉप में काम करता है। तभी सामान सेट करते वक्त उसे शॉप में ओल्ड आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके रिएक्शन को देखकर डर जाता है। इसी बीच शॉप की लाइट भी टिमटिमानी लगती है जिससे वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। अचानक उसके पीछे वही ड्रिंक वाली लड़की आती है और उन दोनों को डरा देती है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो उसकी पुरानी कॉलेज फ्रेंड येजी है और वो यहाँ उसे सरप्राइज देकर डराने की कोशिश कर रही है। इसके बाद वो उसे अपने दुख सुनाने लगती है कि उसे कोई कंपनी जॉब नहीं दे रही है और वो काफी सारे इंटरव्यू में फेल भी हो गई है, जिस वजह से अब उसके पास कोई भी सेविंग नहीं बची है। असल में येजी यहाँ उससे अपने $15,000 लेने आई थी जो कि उसने कुछ टाइम पहले होडू को काम के लिए दिए थे। लेकिन वो बताने लगता है कि इस वक्त उसके पास भी पैसे नहीं है। इसे सुनकर येजी काफी गुस्सा होती है और उससे बहस करने लगती है। यहाँ होडू उसे बताता है कि उसने वो सारे पैसे अपार्टमेंट के किराए में लगा दिए हैं जिसमें वो अभी अभी शिफ्ट हुआ है। खैर वो ड्रिंक के नशे में वो यहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद होडू उसे लेकर अपने साथ अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। अगली सुबह जब येजी की आंख खुलती है तो वो अपार्टमेंट को देखकर काफी शॉक होती है क्योंकि वो देखने में काफी अच्छा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इस तरह के अपार्टमेंट में कैसे रह सकता है। येजी पूरी जगह को देखने लगती है। इसी बीच उसे बेडरूम में विंडो पर किसी की शैडो दिखती है। लेकिन जैसे ही वो विंडो ओपन करती है तो पता चलता है कि होडू का पड़ोसी हमेशा उसके अपार्टमेंट पर नजर रखता रहता है। साथ ही अचानक विंडो खुलने की वजह से वो पड़ोसी भी डर जाता है। खैर पड़ोसी उन्हें न्यू कपल समझने लगता है लेकिन वो दोनों बताते हैं कि वो बस केवल अच्छे फ्रेंड्स हैं। येजी को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे इतना बढ़िया अपार्टमेंट मिल गया, जिस बारे में वो होडू से मालूम करती है। तब उसे वो बताता है कि अपार्टमेंट का मालिक एक साइको है जिस वजह से उसने उसे बहला फुसला कर किराया कम करवा लिया। लेकिन हमें पता चलता है कि होडू ने अपार्टमेंट के मालिक से काफी मिन्नतें की थी जिसके बाद उसने किराए को कम किया था। लेकिन वो यहाँ येजी के सामने सिर्फ फेंक रहा था। अब वो येजी से पूछने लगता है कि वो अपार्टमेंट से कब जाएगी, जिस पर वो उससे कुछ नहीं कहती और बेडरूम की तरफ चली जाती है। इसी बीच रास्ते में उसका पैर के टॉय पर लग जाता है जिसे लेकर वो होडू को सुनाने लगती है कि अब भी बच्चों की चीजों से खेलता है, पर वो उसे बताता है कि ये उसका नहीं है। इसके बाद येजी उस टॉय को बेड के नीचे फेंक देती है। रात के वक्त वो होडू को उसके बेड पर सोने नहीं देती और खुद ही सोने लगती है। वो उससे कहती है कि किराए में उसके ही पैसे लगे हैं जिस वजह से वो इस अपार्टमेंट को शेयर कर सकती है। होडू उससे कुछ नहीं कहता और खुद सोफे पर जाकर सो जाता है। सोते वक्त उसे कोई उठाने लगता है। होडू को लगता है कि शायद वो येजी है, जिस वजह से पहले वो ध्यान नहीं देता लेकिन बार बार उठाने की वजह से वो परेशान हो जाता है। अब जैसे ही वो मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ एक लड़की की स्पिरिट यानी आत्मा दिखाई देती है जिसे देखकर वो पूरी तरह डर जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो असल में एक सपना देख रहा था। सुबह में जब वो नींद से उठता है तो येजी भी उसे डराने लगती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही डरपोक किस्म का इंसान है। अब कुछ टाइम बाद जब वो बात ले रहा होता है तभी वहाँ की लाइट खुद ब खुद ऑन ऑफ हो रही थी जिसे देखकर वो फिर से डरने लगता है। खैर अब होडू अपनी जॉब पर जाता है जहाँ उसके साथ येजी भी जाती है। यहाँ होडू उससे पूछने लगता है कि वो अपने घर क्यों नहीं जा रही, जिस पर वो बताती है कि वो घर वालों से कुछ पैसे लाई थी जिन्हें उसने खर्च कर दिया और इस टाइम उसके पास कुछ नहीं है, जिस वजह से वो वापस अपने घर वालों के सामने नहीं जा सकती। इसी बीच शॉप में होडू का पड़ोसी आता है और सामान खरीदने लगता है। उसके शॉप से जाते वक्त येजी को उसका बिहेव कुछ अच्छा नहीं लगता। वो इस बारे में होडू से भी बात करती है लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रात के वक्त दोनों जब अपार्टमेंट जा रहे होते हैं तभी येजी देखती है कि कोई उनकी विंडो के पास खड़ा है। उन्हें लगता है कि शायद वो एक चोर है, जिस वजह से वो काफी केयरफुल होते हुए अंदर जाने लगते हैं। लेकिन एक बार फिर से येजी का पैर उसकी टॉय पर पड़ जाता है जो कि पता नहीं कैसे बेड के नीचे से आ गया था। पैर लगने की वजह से उसे दर्द होने लगता है, जिसके बाद वो उसे फिर से बेड के नीचे फेंक देती है। साथ ही उन्हें अपार्टमेंट के अंदर कोई नहीं मिलता। आगे वो दोनों जैसे ही डिनर कर रहे होते हैं तो होडू को अजीब सी स्मेल आने लगती है। इसके बाद वो उसी स्मेल का पीछा करने लगता है। वो उसे सूंघता हुआ बेड के पास तक पहुंच जाता है और उन्हें पता चलता है कि ये स्मेल बेड शीट में से आ रही थी। तभी उनके सामने वो बेड शीट मूवमेंट करने लगती है। ये देखकर येजी एक चाकू लेकर आती है और उस बेड शीट को फाड़ने लगती है। इसी बीच उस बेड शीट में से एक कबूतर निकलता है जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और तुरंत ही उस जगह से निकलकर उसी पड़ोसी के पास आ जाते हैं। उसके पास आकर येजी उससे पूछने लगती है कि क्या वो जानता है कि उस अपार्टमेंट में अजीब चीजें क्यों होती रहती हैं। इस पर वो उन्हें सच बताता है कि उनके
उनके आने से पहले यहाँ की लड़की रहा करती थी जो कि हमेशा उस पर नजर रखा करती थी। उसे देखने से ऐसा लगता था कि जैसे वो एक घोस्ट से पजेस्ड हो। साथ ही जब वो अपनी पढ़ाई करने बैठता था तो उसे उस अपार्टमेंट में से अजीब आवाजें आती थी। एक दिन उसने देखा कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। वो पड़ोसी यहाँ खुद को गिल्टी मानने लगता है कि अगर वो पहले ही पुलिस को फोन कर देता तो शायद वो लड़की अभी भी जिंदा होती। अब उसकी ये बातें सुनकर वो दोनों काफी घबराने लगते हैं। आगे उन्हें पड़ोसी बताता है कि वो अगले कुछ दिनों में यहाँ से जा रहा है क्योंकि उसने एक पेपर क्लियर कर दिया है जिस वजह से उसे वो ट्रेनिंग पर जाना होगा। इसे सुनकर वो दोनों उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद ये जी बाहर आकर होडू से अपार्टमेंट के मालिक को फोन लगाने को कहती है, जिस पर वो दोनों अगले दिन उससे मिलने जाते हैं और यहाँ ये जी उससे जमा किए हुए पैसे वापस मांगने लगती है क्योंकि उसने उनसे ये बात छिपाई कि उस अपार्टमेंट में एक लड़की ने सुसाइड किया था। तभी वो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है जिसमें साफ साफ लिखा था कि अपार्टमेंट में एक सुसाइड हुआ है। लेकिन होडू ने कम पैसों के लालच में कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़े ही नहीं थे। ये देखकर ये जी होडू पर काफी गुस्सा होती है और वो उसे सुनाने लगती है कि जब से अगर वो उसे झूठ बोलता आ रहा था कि उसने अपार्टमेंट के मालिक को अपनी बातों में फंसाकर किराया कम किया है। साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था, यानी 3 साल से पहले वो अपार्टमेंट के मालिक से कोई शिकायत नहीं कर सकते। खैर अब वो दोनों बातचीत करते हैं और कहते हैं कि कोरिया में तो सुसाइड लोग करते ही रहते हैं, इसमें घबराने वाली बात क्या है। इसके बाद दोनों हिम्मत करते हुए वापस से उसी अपार्टमेंट में आ जाते हैं। वो अपार्टमेंट में आकर आत्मा को आवाज लगाने लगते हैं। तभी उनके सामने स्टेयर्स पर वही लड़की आ जाती है जिसे देखकर दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और तुरंत ही अपार्टमेंट से भाग जाते हैं। अब वो दोनों रात गुजारने के लिए शॉप में आ जाते हैं जहां होडू काम करता है। वो यहाँ आकर प्लान बनाते हैं कि क्यों ना वो किसी और को ये अपार्टमेंट किराए पर दे दें। इसके अगले दिन वो एक कपल को अपार्टमेंट दिखाने आते हैं, लेकिन वो आत्मा अपार्टमेंट में अर्थक्वेक लाकर उन्हें डरा देती है जिस वजह से वो अपार्टमेंट छोड़कर ही भाग जाते हैं। इसके बाद वो और भी कई लोगों को अपार्टमेंट दिखाते हैं, लेकिन वो आत्मा उन्हें भी डराकर भगा देती है जिस वजह से उनका ये प्लान फेल हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर इंटरनेट से एक्सोर्सिज्म करने वालों के पास फोन करके उन्हें बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी फीस काफी ज्यादा थी और इतनी उनके पास पैसे नहीं थे। इसके बाद वो सोचते हैं कि क्यों ना वो खुद ही सस्ते तरीके से एक्सोर्सिज्म करके आत्मा को भगा दें। आगे वो इंटरनेट से एक्सोर्सिज्म करने का सस्ता तरीका देखने लगते हैं। इसी बीच उन्हें नमक और रेड बीन्स का तरीका मिलता है जो कि आत्मा को भगा सकता है। अब वो दोनों दिन के वक्त पूरे अपार्टमेंट में नमक और बीन्स को फैला देते हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता और रात में उनके सोते वक्त आत्मा उनकी वो डाले गए बीन्स उनके ही ऊपर फेंकने लगती है। इसके बाद दोनों फिर से डरकर रात गुजारने के लिए शॉप में आ जाते हैं। यहाँ आकर ये जी फिर से इंटरनेट पर सस्ते एक्सोर्सिस्ट ढूंढने लगती है। इसी बीच उसे एक लड़का कीडू मिलता है जो कि सस्ते में एक्सोर्सिज्म कर सकता है। वो दोनों तुरंत ही कॉल करके उसे अपार्टमेंट बुला लेते हैं। यहाँ आकर कीडू अपना एक्सोर्सिज्म शुरू करता है और हम देखते हैं कि जैसे उसे वो आत्मा दिखाई देती है वो जल्दी से भागकर बाहर आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो कोई एक्सोर्सिज्म करने वाला नहीं है, बल्कि वो केवल नकली आत्माओं को भगाने का काम करता है। ये सुनकर ये जी उस पर काफी गुस्सा होती है और उससे लड़ते हुए एडवांस दिए हुए पैसे वापस मांगने लगती है। होडू बीच में आकर उन्हें लड़ने से रोकता है। फिर आगे कीडू उन्हें बताता है कि उनके दिए हुए पैसे उसने यहाँ आने में खर्च कर दिए हैं और उसके पास खाने तक के पैसे नहीं है। कीडू काफी भूखा था जिस वजह से होडू उसे अपार्टमेंट में लाकर कुछ खाने के लिए देता है। इसी बीच वो उसे अपनी सच्चाई बताता है कि उसकी फैमिली में एक्सोर्सिज्म का काम सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन उसे ये काम पसंद नहीं था। उसे अपनी सिंगिंग और डांसिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन उसकी फैमिली की यह परंपरा थी जिस वजह से वो इस काम को ना चाहते हुए भी करने लगा। और क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, इसीलिए उसे सिंगिंग और डांसिंग करते वक्त स्पिरिट दिखाई देती है, जिस वजह से उसने एक्सोर्सिज्म का काम शुरू कर दिया। इसी बीच हम देखते हैं कि उस लड़की की आत्मा ये जी को पजेस्ट कर लेती है और उन दोनों पर अटैक करने लगती है, जिस वजह से वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। अब इस एरिया से पुलिस भी गुजर रही थी जो कि उनकी आवाज से वहां आ जाती है और उन तीनों को ही पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। अगली सुबह जब ये जी को होश आता है तो इस वक्त वो नॉर्मल होती है। यहाँ उन्हें पुलिस बताती है कि उस लड़की के मरने का असली कारण कुछ और था। असल में उस पर एक मास्क पहना हुआ आदमी हर टाइम नजर रखता था। उसने उस पर नजर रखने के लिए उसके अपार्टमेंट में हिडन कैमरा भी लगा रखे थे। जब उस लड़की को इस बारे में पता चला तो उसने घबराहट में खुद को फांसी लगा ली। पुलिस के पास केवल उस आदमी के मास्क पहने हुए की वीडियो थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं था, जिस वजह से ही पुलिस उसे आज तक नहीं ढूंढ पाई है। रात में ये जी अपार्टमेंट आकर उस वीडियो की तह तक पहुंचने की कोशिश करती है। अब उन्हें समझ आ गया था कि असल में वो आत्मा उनसे अपना इंसाफ चाहती है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो आत्मा उन्हें बेड के नीचे से वही टॉय देती है जिसे हमेशा ये जी फेंक दिया करती थी। आगे उन्हें
उन्हें पता चलता है कि उस टॉय के अंदर भी एक हिडन कैमरा है जो कि उस लड़की ने अपनी सेफ्टी के लिए लगाया था, जिसकी मदद से असली खूनी पकड़ा जाए। साथ ही हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां वो लड़की उसी पड़ोसी को फॉलो कर रही थी, क्योंकि वीडियो में जो उसने मास्क वाला आदमी देखा था वैसे ही मास्क का चेहरा वो पड़ोसी अपने फोन के कवर पर लगाता है। यानी उसे पता लग गया था कि उस पर नजर रखने वाला असल में उसका पड़ोसी ही है। वो जल्दी से अपार्टमेंट आकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ वो पड़ोसी आकर उस पर अटैक कर देता है। साथ ही ये सब उस टॉय वाले कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था, जिसे इस वक्त वो तीनों अब देख रहे हैं। आगे वो देखते हैं कि उस पड़ोसी ने ही इस मर्डर को इस तरह सेट किया ताकि ये सबको सुसाइड ही लगे। ये देखकर वो तीनों काफी दुखी होते हैं कि कोई एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब कीडू जल्दी से पुलिस को फोन कर देता है। दूसरी तरफ हम उस पड़ोसी को देखते हैं जिसके पास उस लड़की की आत्मा आकर डराने लगती है। अपार्टमेंट के बाहर से वो तीनों पुलिस का वेट कर रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि पड़ोसी वहां से भाग रहा है। ये देखकर वो तीनों भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन आगे जाकर वो कहीं छिप जाता है। इस वजह से वो तीनों उसे अलग अलग ढूंढने लगते हैं। अब जैसे ही होडू उसे देखता हुआ एक तरफ आता है, अचानक उस पर वो पड़ोसी चाकू से अटैक कर देता है। इस हमले में होडू काफी जख्मी हो जाता है। वो उसे बताता है कि जब वो उस लड़की की वीडियो को इंटरनेट पर डालता था तो लोग उसे काफी पसंद करते थे और उसने ये सब अपने फन के लिए किया। तभी यहाँ पर येजी आ जाती है और होडू को घायल देखकर उस पड़ोसी को पीटने लगती है। इसी बीच कीडू देखता है कि असल में उसे येजी नहीं बल्कि आत्मा मार रही है। अब कुछ टाइम में यहाँ पुलिस भी आ जाती है और उस पड़ोसी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। वो पड़ोसी वहां से जाते हुए देखता है कि येजी के पीछे उस लड़की की आत्मा भी खड़ी है। अगले दिन ये तीनों मिलकर उस लड़की के लिए एक फ्यूनरल भी रखते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। अब मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि कीडू भी उनके साथ उस अपार्टमेंट में रहने लगा है। यहाँ येजी उन्हें आइडिया देती है कि क्यों ना वो तीनों मिलकर एक एक्सोर्सिज्म सेंटर खोलें, जिससे उसकी पैसों की परेशानी भी दूर हो जाएगी। इस पर वो तीनों राजी हो जाते हैं और तभी यहाँ की लाइट टिमटिमाने लगती है और उनके सामने एक घोस्ट बैठा होता है जो कि असल में उनके पास अपनी परेशानी लेकर आया था। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।